अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे गेस्ट हैं डाटा साइंस ग्रेजुएटिंग बैच के 4 स्टूडेंट्स 22 बैच के हैं और बीएस डाटा साइंस कर रहे हैं, बीएस डीएस कर रहे हैं बेसिकली। और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डाटा साइंस एआई में से कौन सी डिग्री चूज़ करना चाहिए, दोनों का फ़र्क क्या है, और इनकी जर्नी पूछेंगे। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा रिलेटेड टू लाइफ एट फास्ट और इसके अलावा भी जॉब पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले मेरे राइट साइड पर हैं शहज़ाद नदीम भाई और साथ बैठे हैं मुआज़ मुर्तज़ा, और लेफ़्ट साइड पर शबान हसन और अब्दुर्रहमान साहब। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहला क्वेश्चन मैं शहज़ाद से करूँगा। शहज़ाद साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने 2022 में डाटा साइंस में आप आए थे तो प्लान डाटा साइंस का ही था या सीएस में नहीं हुआ तो डाटा साइंस में आ गए, और डाटा साइंस चूज़ करने की वजह क्या थी आपकी? सर, जब हम लोग आए थे ना 2022 बैच में, जब हमने अपना कॉलेज ख़त्म किया था तो इनिशियली तो सबका यही प्लान था, मेरा था, मोस्टली सबका यही प्लान था कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो जाए। अच्छा, ठीक है। उस टाइम डाटा साइंस और एआई क्योंकि बहुत ही इमर्जिंग फील्ड्स थी, बहुत ही मतलब कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही थी, तो हम लोगों ने ये, मेरे माइंड में तो यही प्लान था कि मैं सीएस में जाऊँगा। तो मैंने एनईटी भी इसलिए दिया कि यार मैं नेक्स्ट में जाके कंप्यूटर साइंस करता हूँ या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह की फील्ड्स को ऑप्ट करता हूँ। अच्छा। तो बेसिकली मेरा नेक्स्ट में एनईटी में नहीं हुआ था, और फिर जब मैंने फास्ट का एंट्री टेस्ट दिया था तो इसमें भी मेरा सिर्फ और सिर्फ डाटा साइंस में हुआ था और साथ एक दो और फील्ड्स में हुआ था। ये हकीकत है? जी हकीकत है। तो जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है वो मुझे मिली नहीं थी नेस्ट में एज एन प्रोग्राम, फास्ट में एज अ प्रोग्राम। तो जाना मैंने नेस्ट या फास्ट में से किसी यूनिवर्सिटी में था, और किसी यूनिवर्सिटी में जाना नहीं था क्योंकि मेरे एक दो कजन्स भी यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, तो उन्होंने बोला था कि फास्ट जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो तुम एक काम करो कि डाटा साइंस ले लो क्योंकि ये आने वाले दौर में जो है ना एक इमर्जिंग फील्ड है और आगे बहुत हेल्प करेगी। अच्छा। तो ये रीज़न है मेनली मेरी। आपकी मुआज़ मुर्तज़ा क्या रीज़न है? अच्छा सर, मेरा इससे रिलेटेड थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट था कि एक तो मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था पहले। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त बात। आप प्री मेडिकल के बाद अब तो ऐसा हो रहा है कि गैप ईयर के बाद ही आप किसी कंप्यूटिंग फील्ड में एडमिशन एडिशनल मैथ्स करने के बाद। बिल्कुल। लेकिन तब ये सीन था कि फास्ट अलाउ करी थी कि आप विदाउट एडिशनल मैथ आप एडमिशन ले लें और अच्छा। उसके बाद आप एडिशनल मैथ के एग्जाम्स दे दें। तो फास्ट के अलावा कहीं और तो फिर हो नहीं सका। फास्ट का टेस्ट दिया। डाटा साइंस रखने की रीज़न फिर यही थी कि एक तो टेस्ट इतना अच्छा हुआ नहीं था, मैथ आती नहीं थी, बस 8-10 दिन डेरिवेटिव किए, आगे टेस्ट दे दिया। तुक्के शुक्के लगाए। उसके बाद सर नाम आया था एआई और डाटा साइंस में। डीएस रखने का इतना दिल इसलिए भी नहीं था क्योंकि अभी तक उस टाइम तक कोई भी बैच पाकिस्तान में डाटा साइंस का ग्रेजुएट हुआ नहीं था। ऐसे ही है। इंडस्ट्री में पता नहीं था कि जॉब की वर्थ क्या है, बाकी क्या सिनेरियो है। तो डीएस रख ली यही सोच के कि एक साल बाद स्विच कर लूँगा सीएस में, लेकिन जब ग्रेजुएटिंग बैच को देखा, उनकी पेस देखी, तो फील्ड में और इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि इसी को ही आगे परस्यू करते हैं। अच्छी डिग्री यानी आपने। शबान साहब, अपने बारे में बताएं कि आपने डाटा साइंस शौक से रखा कि मजबूरी से? सर, मैं जब मैंने अप्लाई तो फास्ट और नस्ट में बस मतलब करना था, इसी में ही था मेरा कि इन्हीं दोनों में से किसी में हो जाए। अच्छा। तो नस्ट में वही बात है, एनईटी में नहीं हुआ उधर, और इधर मेरा कंप्यूटर सीएस करने का तो माइंड नहीं था, यही था कि यहाँ एआई में कर लूँगा या डाटा साइंस का। उस इतना नहीं था पता कि मतलब फ़र्क क्या है या क्या इसमें टेक्निकल क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन टेस्ट दिया तो मेरा जो 1% शॉर्ट था मेरिट एआई में, तो मेरा नाम साइबर में और डाटा साइंस में आया था। साइबर की तरफ इंटरेस्ट नहीं था इतना, और थोड़ा बहुत मतलब पूछा अकेडमी जहाँ से मैं पढ़ा हूँ उनसे काउंसलिंग वगैरह ली, सरजैर अकेडमी से मैं पढ़ा हूँ पिंडी में। तो फिर मैंने देखा इसमें स्टेट एनालिसिस वगैरह, तो मैं डाटा साइंस में, फिर मैंने डाटा साइंस ही ऑप्ट कर लिया। और उसके बाद जब साल गुजरा तो स्विच करने का प्लान बना या नहीं? शुरू में चीज़ें बहुत मुश्किल थी, पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर चीज़ें मैनेज नहीं होती, साथ साथ लेके नहीं चल पाते आपके टेंशन तो होती है। लेकिन मैंने आपको बताया मेरा सीएस का ज़हन ही नहीं था, मैंने सीएस करना ही नहीं था, एआई और डाटा साइंस में था। लेकिन फिर साल गुजर गया, फिर थोड़ा सेट होना स्टार्ट कर दिया, और वो फिर चीज़ें फिर डाटा साइंस के साथ ही कंटिन्यू की। जी अब्दुर्रहमान साहब, आपका क्या जर्नी था फास्ट में आने का? सर, मेरा भी यही था। मैंने तो सोचा हुआ था, मैंने तो एडमिशन लेना ही ना फास्ट में ही है। अच्छा, तो पहले से फास्ट का प्लान था आपका? जी, पहले से प्लान था कि फास्ट में ही एडमिशन लेना है। तो फिर जब अप्लाई किया तो मेरिट जो था सीएस के अलावा हर किसी में हो गया था। तब ये था कि उनमें से चूज़ करनी है कि कौन सी फील्ड चूज़ करूँ। तो उसके लिए है कि जो मेरे ग्रेजुएटेड सीएस ग्रेजुएट कजन्स हैं जो जॉब्स वगैरह कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ में थे, उनसे पूछा, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। तब प्री जीपीटी एरा था, चैट जीपीटी वगैरह इतने नहीं आए थे, एआई इतना नहीं था। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि दुनिया जिस तरह ग्लोबलाइज हो रही है, डाटा साइंस जो है ना आगे बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होगी।
और उस वक्त डेटा साइंस जो थी ना काफ़ी ज़्यादा हाई रेटेड जॉब थी और डेटा साइंटिस्ट की काफ़ी अच्छी पेस थी। तो उस वक्त मैंने बाकी जो फील्ड्स थी उनमें डेटा साइंस और एआई दो इम्पोर्टेंट फील्ड्स लगी थी। उसमें मैंने डेटा साइंस इस वजह से चूज़ की क्योंकि मेरा जो था उसमें बिज़नेस इंटेलिजेंस की तरफ ध्यान ज़्यादा था। इसमें एआई के कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन यह है कि उस वक्त मैंने जितने भी कोर्सेज वगैरह देखे ना उनके, तो मुझे लगा कि डेटा साइंस मुझे परस्यू करना चाहिए, मेरी पसंद। ठीक है, थैंक यू। अच्छा यार, आप लोग बताएं मुझे, मुआज़ भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब एडमिशन आपका हो गया था BDS के अंदर, BSDS के अंदर, तो एडिशनल मैथ का एग्जाम फिर दिया था आपने? जी सर। तो वो 2023 में दिया था आपने? वो सर 2022 का ना जो सेकंड एनुअल एग्जाम था ना हाँ। फेडरल बोर्ड का, अच्छा। उसमें मैंने फिर एडिशनल मैथ देके क्लियर की थी। अच्छा, ये नहीं वो सप्लीमेंट्री वाला जो होता है। जी जी सर। तो आपको क्या चैलेंजेस आए थे? मींस के यहाँ पर प्रोग्रामिंग होती है, कैलकुलस सब्जेक्ट होता है, तो कोई डिफिकल्टी आपको आई थी उसमें पहले सेमेस्टर में? सर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो शुरू में मुश्किलात सब स्टूडेंट्स को ही आती हैं। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुझे आई थी, हाँ। तो सभी यहाँ पे। नहीं, कंपेयर टू ICS बैकग्राउंड का बच्चा, उसको भी उतनी आ रही होती है वैसे? सर ICS वालों को थोड़ा सा एज होता है, बच्चों पे एज होता है, हम्म। क्योंकि वो कंप्यूटर उस तरह से पढ़ के आए होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उनको अंदाजा होता है। लेकिन मैंने जितना यहाँ का फास्ट का सिलेबस देखा, जितना मैंने अंदाजा लगाया, शुरू का 1 महीना ही ऐसा है जो ICS वालों को भी आता है और हमें नहीं आता। हाँ हाँ, वो अगर आप टैकल कर लेते हैं, उसके बाद आप सेम पेस पे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को कोशिश करेंगे डिस्कशन के तौर पर हम इसको लेकर चलें इंशाल्लाह। शाहज़र भाई, आप मुझे बताएं कि यार स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है कि वो डिग्री चूज करने में जब अप्लाई करो तो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि हर तरह का बंदा डिफरेंट एक आपको सजेशन मशवरा दे रहा होता है। ठीक है, 5 बंदों से पूछेंगे, हर बंदा डिफरेंट मशवरा देगा। और तो मीन्स के क्या मेन डिफरेंस है डाटा साइंस और AI के अंदर? क्योंकि 2 डिफरेंट प्रोग्राम हैं जो फास्ट ऑफर करता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही होती हैं। तो मेन क्या डिफरेंस है? और ये जो डिग्री आपका करियर है चूज़ करने के लिए कि साइबर में जाएं, CS में जाएं, SC में जाएं, तो आप अपना एक्सपीरियंस से बताएं कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, और बाकी भी लोग अपना मशवरा देंगे। ठीक है। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि डिग्री अगर आपने चूज़ करनी है ना, तो उसमें आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो विद द टाइम ना एक डिग्री में सैचुरेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब जिस तरह आप देखेंगे 2010 के आप टाइम पर चले जाएं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतनी सैचुरेशंस नहीं थी, लेकिन आफ्टर 4 to 5 ईयर्स इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशंस आ गए। तो अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान के आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में किस डिग्री में सैचुरेशन है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत ही ज़्यादा सैचुरेशन है, हर यूनिवर्सिटी में वही इन है, हर साल उसी में से वो ज़्यादातर बच्चों का बंच उठाते हैं, तो फिर उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने पाकिस्तान में आगे जॉब करनी है। अगर आप इस टाइम ऑप्ट कर रहे हैं वो वाली चीज़, तो 4 साल बाद उसमें मजीद सैचुरेशन आ जाएगी। जिस तरह CS की अगर मैं बात करूं तो CS अगर अब कोई ऑप्ट करता है तो CS उसको पता होना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अब अगर वो ऑप्ट करेगा तो 4 साल बाद तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि वो ऑलमोस्ट फुल ही हो जाएगी और उसको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में तो नहीं मिलेंगी, जो मेरा ये मानना है। तो अपॉर्चुनिटी तो आपके स्किल के साथ। और सेकेंडली अगर आप डाटा साइंस AI देखते हैं ना, तो डाटा साइंस AI में ये बात है कि आपको बहुत ज़्यादा फेवर होती है। आप पाकिस्तान में भी रह कर सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस भी इवन अगर आप बाहर करते हैं तो बाहर इतना ज़्यादा इसका वो नहीं है। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब डिफरेंट फील्ड्स में इन्वॉल्व होती हैं, तो कंप्यूटर साइंस को इतना उसमें उनको रिक्वायर्ड है लोग, तो फिर उसमें आप ये है कि चूज़ कर लें। लेकिन पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कि आपको कंप्यूटर साइंस मोर ऑफन ऑप्ट करनी चाहिए, डाटा साइंस AI को मोर वैल्यू दें। नहीं, लेकिन इसमें अपना स्किल या अब बच्चे को अपना तो पता होता है ना कि कितने उसमें। यार शबान भाई, स्किल्स की बात जहाँ तक आप कर रहे हो ना, तो स्किल्स मोस्टली कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस AI की सिमिलर ही होती हैं। तो जो बंदा कंप्यूटर साइंस कर सकता है ना, उसके पास अगर उसकी स्किल्स हैं तो डाटा साइंस AI में भी वही चीज़ें वो यूज़ कर सकता है। नहीं, अच्छा आप मुझे बताओ कि आपने बात की सैचुरेशन की कि भाई आप देखिए, बच्चा देखिए सैचुरेशन किस में है, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि सैचुरेशन इसमें है, इसमें नहीं है? सर ये तो पता चल जाता है। अब जो आप देखें ना कि जिस चीज़ का मेरिट सब ज़्यादा है, मतलब उसके वो बच्चों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। और मतलब कि ये तो सबको पता होता है कि यार कौन सी जॉब सबसे इन है। आप जब जाने लगे हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको पता होगा कि यार कौन सी जॉब को वैल्यू कर रहे हैं। अब जब हम आ रहे थे तो हमें ये था कि यार उनसे 2 साल पहले जो थे कंप्यूटर साइंस के बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में एम्प्लॉयज़ थे। तब डाटा साइंस का मतलब इमर्जिंग फील्ड थी, किसी को तो मतलब 10 में से 1 बंदे को भी पता होगा कि डाटा साइंस क्या है। लेकिन अब आप देख लें, डाटा साइंस वाला काम नहीं कर सकता कंप्यूटर साइंटिस्ट जो आप एक CS ग्रेजुएट होते हैं, नहीं, वो आपके पास फिर एक सब डोमेन है ना। एंड ईयर में आपके पास इलेक्टिव भी होते हैं। वो आपने कहावत सुनी हुई है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। सर अगर तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड को ऑप्ट करो, डाटा साइंस को आप ये है कि ज्यादा वैल्यू दो और उसमें एक मास्टर बन जाओ, तो डाटा साइंस की बहुत वैल्यू है दुनिया में। आपके हिसाब से बेस्ट डिग्री कौन सी? अगर आपका भाई छोटा हो, कोई मशवरा पूछ रहा हो आपसे,
तो अभी जो फास्ट हाँ, ऑफर कर रहा है, हाँ 2026 में जब बच्चा आएगा तो वो क्या करे? इसमें मैं कहता हूँ डेटा साइंस। ये नहीं कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, हाँ। लेकिन ये है कि मेरा मानना ये है उसमें ज्यादा क्योंकि scope आपको भी है, मैं एक बात opportunity बताता हूँ ना, हाँ। जो कि मतलब कि मुझे लगता है, देखिए कंप्यूटर साइंस का जो काम था ना, वो मोस्टली अब एआई के काफी टूल्स कर लेते हैं। अच्छा, जो सही है। कंप्यूटर साइंटिस्ट पहले खुद करते थे फ्रॉम स्क्रैच, अब काफी एआई टूल्स हैं जो कि वो काम आपको करके दे देते हैं। तो अब एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट उतनी वैल्यू नहीं होती, इसलिए मोस्टली कंप्यूटर साइंस के जो बैचलर्स होते हैं वो भी यही ट्राई कर रहे होते हैं कि वो अपना मास्टर जो है वो डेटा साइंस या एआई की पर्टिकुलर फील्ड में ले लें। ठीक है मौज भाई, आप एग्री करते हैं इनसे? सर बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। इसके रिलेटेड मैं बस इसमें यही चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अब एआई की जहाँ तक बात है ना, एआई है मॉडल ट्रेनिंग। अब यहाँ पे मतलब मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता कि मैं चैट जीपीटी को टक्कर देता हूँ, मैं अपना मॉडल लॉन्च करता हूँ। हाँ। वो चीज़ मुझे भी पता है, मेरे से नहीं है पॉसिबल। सही है। होते हैं काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो यहाँ के बाहर काम कर रहे होंगे, जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है दुनिया डाटा पे चल रही है। लेकिन ये दोनों फील्ड्स को भी अगर देखा जाए, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। एआई ना हो तो डाटा साइंस कुछ नहीं है, डाटा ना हो तो एआई भी कुछ नहीं है। तो इस तरह से है, दोनों डिग्रीज अच्छी हैं मेरे मुताबिक। तो दोनों में किसी में भी बंदा परस्यू करना चाहता है कर ले, लेकिन एआई पे डाटा साइंस को थोड़ा सा है जिस वजह से मिलता है कि डाटा साइंस के बच्चों को डाटा के साथ खेलना आता है। अब फास्ट में जो पुराने प्रोग्राम थे, जिस बैच के हम हैं, हमने अब बिग डाटा पढ़ा, 100 ऑफ जीबी डाटा को मैनिपुलेट करना सीखा। अब वो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कंप्यूटर साइंस या एआई के बच्चों को अभी तक नहीं आती। आप क्या कहते हैं अब्दुर्रहमान साहब के कौन सी डिग्री बेस्ट है जो आप मुझे देते हैं आपसे को पूछे तो? सर इसमें सबसे पहली बात जो ये है ना, जो एआई के मेन कोर कोर्सेज है ना, जिसमें उनको डीप लर्निंग वगैरह सिखाई जाती है। हाँ। अब वो जो कोर्सेज है ना, वो कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी पढ़ता है, वो डेटा साइंस का बच्चा भी पढ़ता है, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन जो मैं कहता हूँ डेटा साइंस के स्टूडेंट को जो लेवरेज आ जाती है ना, वो बिजनेस इंटेलिजेंस और दूसरा उसके बाद जो बिग डेटा टूल्स है ना, उन पे जो काम करना होता है, वो टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से हर आम एआई इंजीनियर और दूसरा कंप्यूटर साइंटिस्ट को नहीं आती होती। हाँ। जी, ये अब जिस तरह अब आजकल देखें क्लाउड पे काफ़ी काम हो रहा है, ठीक है। ठीक है। अब ये जो चीज़ें स्किल्स है ना, ये आपको खुद से अडेप्ट करनी होती हैं। अब जो डेटा साइंस की डिग्री है ना, वो ये एआई के साथ ऑफर हो रही है, ठीक है। मतलब एआई की चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन इसमें साथ आपका डेटा एनालिसिस आ जाती है, डैशबोर्डिंग आ जाती है, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, डिसीजन मेकिंग में जो इंडस्ट्रीज को आपने हेल्प करना होता है ना, तो ये वाली चीज़ मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से इसी वजह से एआई से ज़्यादा बेटर। शवान भाई, आप भी डाटा साइंस की तरफ जाएंगे कि आपका क्या ओपिनियन होगा? सर यही वही बात है जो उसने की है कि डेटा साइंटिस्ट और जो एआई की, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। हाँ। ये साथ साथ चल रहे हैं। अब अगर आप देखें तो तकरीबन पहले 2 या 2.5 साल तो डेटा साइंस का ही बच्चा वही पढ़ता है जो एआई का बच्चा पढ़ता है। तो ये इंटरलिंक्ड है। अब यही बात जो इसने की है, डीप लर्निंग या इस तरह के कोई कोर्सेज, इमेज प्रोसेसिंग के कोर्सेज, ये डाटा साइंस में भी ऑफर हो रहे हैं, एआई में भी ऑफर हो रहे हैं। लेकिन डाटा साइंटिस्ट की कुछ चीज़ें ऐसी, कोर विजुअलाइजेशंस वगैरह, इस तरह के इंसाइट्स जनरेशन या पैटर्न या किसी फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना, ये चीज़ एआई में उस तरह नहीं है लेकिन एज डाटा साइंटिस्ट को ही रहती है, क्योंकि वो चीज़ें इसके पूरे कोर्स पढ़ता है। और यानी कंक्लूड अगर मैं करूं तो आप सबका मानना ये है कि भाई एआई डीएस की डिग्री बेस्ट हैं फ्यूचर के लिए, और इस वजह से हम देखा भी इस साल एआई का मेरिट काफी ऊपर गया सीएस के कंपैरेटिवली। आप देख लें कि डाटा साइंस और एआई का मेरिट 2%, 1% और कितना इंक्रीज कर गया। 2022 में हम आए थे तो कितना मेरिट था? 62 और आपसे लास्ट एआई क्रॉस कर गया। लेकिन अगर हम सीएस के देखें ना, फिर भी स्टूडेंट्स इनटेक ज्यादा है इन पूरे पाकिस्तान। सर वही बात है जो उसने किया कि जो एक बना हुआ है के बाद लगे रहो। अब सीएस एक बड़ी फील्ड है, अभी भी स्टूडेंट रिलेक्टेंट है ना कि भाई डीएस करेंगे, वो अभी भी बच्चे सर वो रिलाई नहीं कर पा रहे यार, ये डिग्रीज आगे जाके वो भी डरते हैं या नहीं करेंगे। वही बात है, नाम इस वक्त कंप्यूटर साइंस ज्यादा है। अच्छा। 10 बच्चों को पता होगा कंप्यूटर साइंस क्या है। डाटा साइंस इसमें थोड़ा बच्चा नाम आ जाए तो थोड़ा डरते ही। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा आप सबसे कि यार फास्ट में रह के शहदर साहब कि 2022 में आप आए थे और एक बच्चा भी 2026 में जब आएगा, 2025 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो अभी जिनका पहला सेमेस्टर चल रहा है अभी ना, ठीक है, तो इनको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि स्टडीज़ भी मैनेज हो जाए, जीपी भी रीजनेबल आ जाए, क्योंकि वार्निंग का बड़े लोग डरते हैं ना बेचारे वार्निंग से ना, और साथ इनकी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ साथ ना कोई प्रोफेशनल एक ना डेवलपमेंट भी हो कि भाई कोई मेरा कोई पोर्टफोलियो भी बन रही हो ना, और ये उनको कैसे लेके चलना चाहिए, पहला साल कैसे गुजरना चाहिए, समर में क्या करना चाहिए, ताकि एक बंदा फील करे कि हाँ यार तुम सही ट्रैक पर जा रहे हो, आपको जॉब भी मिल जाएगी, आप अगर एमएस करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल सकता है। तो इस बारे में बताएं कि क्या गलतियाँ नॉर्मली बच्चे करते हैं जो नहीं करनी चाहिए और अपने सजेशन से।
अच्छा, सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो तो ये है कि यार यहाँ पर वो सीन नहीं होता कि हम लोग इंटरमीडिएट में जिस तरह करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि यार चलो फाइनल टर्म्स आए या बोर्ड के पेपर आए तो आखिरी 2 महीने फुल दिन रात जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें जाके बोर्ड का पेपर दिया तो वो 6 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 1000+ मार्क्स आ रहे हैं। इसमें वो सीन नहीं है। इसमें बच्चे ना थोड़ा बहुत उस मेथडोलॉजी से बाहर आना पड़ता है। इसमें यह है कि आप सेमेस्टर में एंटर हो गए हो ना तो आपकी एवेल्युएशन फ्रॉम द फर्स्ट डे भी स्टार्ट हो सकती है। मतलब आपका पहला दिन है अभी और आपने पूरा 6 मंथ्स का सेमेस्टर गुजारना है तो आपकी फर्स्ट डे से भी एवेल्युएशन शुरू हो सकेगी, क्योंकि आपका क्विज हो गया कोई तो वो आपका इन रिटर्न पूरे के पूरे आपके सेमेस्टर के जीपीए में इन्वॉल्व करेगा, बेशक बहुत कम परसेंटेज में करेगा। सर वैसे भी जो एफएससी का बच्चा या चाहे जो भी पीछे से जो बच्चा आता है उनको स्पून फीडिंग होती है, मतलब कि नोट्स लिखवाएंगे सर, वो बाकायदा नोट्स बनाएंगे सर, टीचर प्रॉपर काम करवाएगा, इधर आके आपका चेंज हो जाएगा। आपने काम नहीं करना ना करो, आप आपने अगर कॉपी भी नहीं लानी आप ना लाओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यहाँ पे ये है कि अब वही बात है कि एंड पे पढ़ के तो कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे साथ साथ थोड़ी चीजें लेके जानी पड़ेंगी। डिफरेंस है सेमेस्टर का एनुअल का ना। आप पूछ रहे हैं पढ़ना किस तरह भाई आप मतलब बताओ कि वो गुर बता दो। आपका जीपीए माशाल्लाह काफी अच्छा जीपीए 3.7+ है। कितना है बशादर भाई? इतना ही है, अल्लाह नजर ना लगाए, इतना ही है बस, ठीक है। आप ये बताएं कि आपका जीपीए मुझे बस गौर बताओ कि नए बच्चे के लिए जो कहता है कि मेरे प्रोग्रामिंग के 7 नंबर हैं 70 में से, वो परेशान है, मैं फेल हो जाऊंगा। पहले तो उसके A ग्रेड थे, A लेवल्स के अंदर भी A+ थे। तो आप बताएं कि ऐसा बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है कि वो कम से कम फेल ना हो, भाई उसका जीपीए भी रीजनेबल आ जाए और फिर बाद में ना स्किल भी उसकी बन जाए। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ना अपना डिमोरलाइज नहीं होना। बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं। अब फर्स्ट सेशनल में आपके फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स नहीं आए या चलो 50% आपके मार्क्स आ गए, बच्चे वहाँ पर हिम्मत ही हार जाते हैं कि यार चलो अभी छोड़ देते हैं, अगले सेमेस्टर फिर रिपीट करेंगे कोर्स। ये भी बच्चे करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि यार आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपने कभी डिमोरलाइज नहीं होना। आप मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में तो कंप्लीट मेहनत करो और पीएफ जिस तरह का कोर्स है मोस्टली बच्चे उसी की वजह से जीपीए भी कम आता है तो पीएफ की वजह से ही आता है। तो उसको हाँ पीएफ कैलकुलस इनको ज़्यादा टाइम दो, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो और टीचर जो आपको क्लास में बता रहे हैं उस पर मेन फोकस रखो। अगर टीचर की बात क्लास में आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना तो वो आपको फिर बहुत हेल्प करती है। ये नहीं कि क्लास में आप नहीं पढ़े घर जाके आप 7-7 8-8 घंटे भी पढ़े तो यूनिवर्सिटी ऐसी चीज़ें क्लास में बताई जाती हैं जो कि अगर आप घर में पढ़े हो तो आपको वो फिर भी नहीं पता। वैसे भी आप अगर फास्ट की देख लें रूटीन, बच्चा घर जाते जाते उसको 6 नॉर्मली 5-6 हो जाते हैं, तो अगर वो 4 क्लासें घर लेके जा रहा है तो कितना का काम कर लेगा, जाके 9-10 बजे बैठ के क्या ही कर लेगा। मैं समझ गया हूँ। आप चारों में से कोई ऐसा बता सकता है कि जिसने खुद स्ट्रगल किया हो और फिर उस पर ओवरकम भी किया हो? क्यों मुआज़ रहमान साहब? ये तो हम तो ही है जिन्होंने सर मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी बता सकता सर हूँ। मैं भी बता सकता हाँ हूँ। वो बताए ना ऐसा कुछ ताकि आप एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। सर फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आया तो 4-5 कोर्स से जो भी, तो मुझे 1 महीना गुजरा, पहला सेशनल दिया, ठीक गुजर गया वो, मतलब 65% इतने आ गए। लेकिन उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी ने भी मतलब टीचर्स ने थोड़ा तेज चलाना काम शुरू कर दिया, मुझसे कैरी नहीं हो पाया और बिल्कुल ही मतलब मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ भी मैनेज नहीं हो रही, कैलकुलस नहीं हो रही, पीएफ ऐसी मुश्किल है, कैलकुलस भी मुश्किल है, वो अपना पढ़ाई जा रहे हैं, मैं बहुत पीछे रह गया। अच्छा। तो ये पहले सेमेस्टर भी चलता रहा, लेकिन मतलब इतना था कि पास करते करते सेकंड सेमेस्टर में भी इसी तरह, फिर आहिस्ता आहिस्ता बस समझ लगी कि बस टीचर के साथ साथ चलते रहो और जो फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज करो, पढ़ो, नहीं समझ आ रही तो इंटरनेट से देख लो, चैट, अब तो सारा कुछ चैट जीपीटी भी आपको पढ़ा देता है, वहाँ से पढ़ लो, रिसोर्सेज बहुत है, टाइम यूटिलाइज करो। ये क्योंकि कभी कभी आप टफ टाइम तो आता है, असाइनमेंट्स आएंगी 5-6-7 आ जाएंगी, तो ये तो आपने खुद ही करना है, लेकिन ये मैनेज कर जाता है बच्चा। अगर वही बात है डिमोरलाइज ना हो, दो एक सेमेस्टर पहले लगते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। फिर अपना बताना थोड़ा सा कि आपने 7 सेमेस्टर आप लोगों के हैं, 7वें के अंदर माशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रेजुएट होने वाले हैं, आपने कहाँ स्ट्रगल किया? अपनी कोई स्टोरी बताएं जैसे कोई लेसन्स ऑडियंस के लिए हो। रहमान साहब? मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर गुजरा है ना फास्ट में, वो मेरा था सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। क्या पहला सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में ना पीएफ थी, वो थोड़ी सी बेसिक्स होते हैं, ठीक है। आप पीएफ कर लेते हो, ठीक है। लेकिन ये है कि अब यूनिवर्सिटी लाइफ की आदत हो जाए ना तो बंदा फिर थोड़ा सा ना खराब हो जाता है, कभी इस इवेंट्स में लगे, कभी क्लासेस छोड़ना शुरू कर दी, इस तरह ना बंदा, मतलब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में जीपीए काफी सही आ गया था, मतलब हाँ 3 से कम था लेकिन ठीक था। अच्छा। लेकिन फिर सेकंड सेमेस्टर में जो है ना मैं कभी क्लासेस छोड़ दी, कभी एंजॉय करने चला गया, कभी खेलने चला गया, इस तरह सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो अब पीएफ तो मैंने कर ली थी, पास कर ली थी, ठीक है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे क्लियर ना होने की वजह से ना मुझे ना ऊप में मसला आया था। अच्छा। अब सबसे बड़ा मेन कंसर्न जो यही होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में कि
आपने एक चीज़ जब पढ़ी है ना, अब वो अगर प्री रेक कोर्स है ना, तो वो आगे यूज़ होगा हर हालत में। तो आपके बेसिक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब पीएफ के बेसिक्स इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मतलब उसकी वजह से मुझे मसला हुआ ऊप में। अब ऊप में जो थे काफ़ी फास्ट पेस चल रहा था सब कुछ, तो वहाँ पे जो है ना मेरा क्या कहते हैं ग्रेड में मेरे जो है ना इशू आए, तो उसकी वजह से मेरा जीपीए काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था। वहाँ से मैं डीमोरलाइज हुआ, लेकिन ये है कि बीच में समर आ गया था तो थोड़ी रेस्ट हुई। फास्ट पे आपको पता है थोड़ा सा ना लाइफ मुश्किल होती है, जब समर ब्रेक आई थोड़ा सा ना बंदे को रेस्ट मिलती है। उसके बाद क्या कहते हैं दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया अच्छी तरह से, फिर उसके बाद आगे अब जीपीए इम्प्रूव। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सबसे कि जब बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है, पहले सेमेस्टर के 50% की बात कर रहे थे, अगर 10% नंबर बंदे के आ रहे फिर क्या करना चाहिए? और इस सिचुएशन में आपको जो कम्युनिटी है, जो सीनियर्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं और टीचर्स हैं, टीएज हैं, वो कितना हेल्प करते हैं? और इस पैनिक सिचुएशन में करना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है, बताओ शायद। मौज मुर्तज़ा इस मामले में ना आपको ऐड करेंगे। चलें। अच्छा सर, जहाँ तक ये बात है कि 10% आपके नंबर आ गए हैं, अगर तो ये सेशनल है तो इतनी मतलब इसमें घबराने वाला नहीं है। अच्छा, आगे जाके मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो सेशनल 1 में पीएफ में मैं एवरेज से भी लो था। अच्छा, एट द एंड मैंने A+ ग्रेड ले लिया। उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये चीज़ आपको ज़्यादा इस चीज़ ने मोटिवेशन दी, आप चीज़ों को हैंडल करना सीखें कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। जहाँ तक दोस्तों की बात है, यूनिवर्सिटी में मैंने देखा आप शुरू में आते हैं, आपका ग्रुप बनता है, आपकी एक लड़के से बात होती है, लड़के आते जाते हैं, लेकिन यह है कि दोस्त की जो अच्छे दोस्त की पहचान है वो यही है कि वो आपका कभी बुरा नहीं करता। अगर कोई आपका दोस्त ऐसा है कि आप क्लास ले रहे हैं और वो कहता है कि चल आप कैफे चले जाते हैं, तो ऐसे दोस्तों से फिलहाल शुरू के 2 सेमेस्टर में कम से कम अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद यह है कि बाकी कोई अगर दोस्त आपका टॉपर है, आप उसको साथ बिठाएं, वो आपको पढ़ाएगा उस तरह से वो। और आजकल तो चैट जीपीटी भी है, बड़ा कुछ सीख सकते हैं आप उससे भी। सर चैट जीपीटी सीखने के लिए अगर यूज करे तो फिर ठीक है, लेकिन अगर चैट जीपीटी से वो असाइनमेंट्स कर रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो पेपर क्रैक नहीं कर सकते। जी शहदर साहब, जिस तरह इसने बात की ना कि सेशनल्स में अगर कम आते भी हैं तो इतना इशू नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक की है इसने। अगर आप फाइनल्स जो है ना अच्छे से दे देते हो, अच्छी प्रिपरेशन से दे सकते हो, और आपके मतलब पहले आप एवरेज पे भी रहे हो, अगर आप देखें जाए तो सेशनल्स में, क्विजेज में, असाइनमेंट्स में एवरेज पे हो, अगर आप फाइनल में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हो तो आप आराम से A ग्रेड भी सिक्योर कर सकते हो, अगर फाइनल आपका बहुत अच्छा होता है। अच्छा यार ये सब मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे। नहीं वो अच्छा कैसे होता है, सही कह रहा हूं ये ना तो मैं, बताओ ना, बिल्कुल वो ऐसे। फाइनल अच्छा कैसे हो सकता है? फाइनल अच्छा मैं आपको इसके लिए ना मैं 2-3 आपको चीजें गाइड करता हूँ। हाँ, अच्छा, फाइनल अगर आपने अच्छा देना है ना, हाँ, तो पहली बात तो ये है कि आपने जो है ना पास्ट पेपर्स के ऊपर खास ख्याल रखना है। ठीक है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन इसको आपने छोड़ना नहीं है। पर ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, पास्ट पेपर लेकर आओ और पास्ट पेपर करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना पीएफ के, अब देखे जाए ना तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लूप का सवाल है, ठीक है। तो हमें ना एक बार लूप का सवाल आया था सेशनल 2 में ना, जिसमें हम लोगों ने कोई पैटर्न सा बनाना था अल्फाबेट्स का, तो हाँ लूप का सवाल आया था ना, तो अब उसी तरह का सवाल ही वो फाइनल में भी देंगे, मतलब उससे सिमिलर होगा। अगर आप वो सॉल्व कर सकते हो ना, ये असाइनमेंट में भी आया था। असाइनमेंट कर सकते तो अगर आप असाइनमेंट में भी खुद असाइनमेंट करते हो और आप अपना सेशनल 2 को देख के वो सॉल्व कर लेते हो, तो सिमिलर क्वेश्चन आपको फाइनल में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और फास्ट में ये निजाम भी है कि अगर आप वही वाला कोड जो सेशनल 2 में था इधर भी लिख दोगे ना तो मार्क्स मिल जाएंगे, यार, इसमें कोई शक नहीं ये है। हम जेनरिक बात कर रहे हैं, मतलब टीचर रैम दिल है, ये बात करो, टीचर रैम दिल है कि मार्क्स मिल जाएंगे। बाइनरी मार्किंग भी होती है यार, बाइनरी मार्किंग अब बहुत कम होती है, मतलब पीएफ में इस तरह नहीं होती कि कोड बिल्कुल ही गलत है तो 0 हो जाए। ये पेटी ड्राई रन होती है। ड्राई रन में तो फिर लेकिन कोड में नहीं होती। फर्स्ट सेमेस्टर कोड में तो सिर्फ शबान के पेपर पे होती होगी, बाकियों पे नहीं होती। आप शबान बताओ कि स्ट्रगल से निकलने का क्या हल है आपका? सर देखिए, सर निकले ही नहीं है। कुछ लोग तो पढ़ते भी हैं, वो कहते हैं हम पढ़ते भी हैं, नंबर फिर भी नहीं आते। सर आज तक निकले ही नहीं है, तो फिर किस ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? क्या पढ़ते हैं, नंबर फिर भी नहीं आते। ये सर इस पे इस तरह से है कि लॉजिक बिल्डिंग एक ऐसी चीज है, मेरे पास अभी भी 24 बैच 25 बैच के बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हम पढ़ते भी हैं, 3-3 4-4 घंटे देते हैं, फिर भी हमसे प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। लॉजिक बिल्डिंग ऐसी चीज है जो मतलब मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं अगर किसी बंदे को ये कहूँ कि तू पूरी रात बैठ के पढ़, तेरा पीएफ का पेपर हो जाएगा, वो चीज़ गलत है। ये ऐसी चीज़ है, ये टाइम लेती है। इस चीज़ के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन सोचने चाहिए। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा सोल्यूशन कौन से हैं, उन सब की तरफ जाना चाहिए। अब जीपीटी के यूजेज की सर आपने अभी बात की, जीपीटी पे बच्चे जाते हैं, कोड वो दे देता है, वो हर बच्चे को सेम कोड ही दे रहा है, सेम सोल्यूशन के साथ। बच्चे की जो सोचने की पावर है ना,
वो रिड्यूस Zero हो हो गया गई उस है। चीज़ से। वो जीरो हो गया। जी अब्दुल रहमान साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? सर दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी लाइफ में आप जो दोस्त बनाते हैं ना, हाँ। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही है। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं ना, तो आप मोस्टली ये है कि आप जिस तरह टाइम गुजरता है ना, तो आप दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रुप स्टडीज़ करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे जो ये कहते हैं कोर्सेज जो अच्छे ग्रेड के साथ गुजरे हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा मेरे ऐसे पेपर्स मैंने दिए हैं जिनमें अच्छे मार्क्स हैं, जिसमें तैयारी मैंने ग्रुप स्टडीज़ में की थी। और दूसरा ये कि जब आप साथ साथ क्विज़ेस देते हो ना, तो क्विज़ेस में ना आपने कोशिश करनी होती है कि आप साथ साथ तैयारी कर लो, क्योंकि वो जो क्विज़ेस में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, वही आगे आके आपके पेपर्स में आते हैं। कुछ असाइनमेंट्स बड़े क्रूशियल होती है ना। साथ क्विज़ेस में अगर अच्छा आप यार, तैयारी ये कर जो लो तो मेरे आपकी साथ तैयारी दोस्त हो बैठे हैं, ये माशाल्लाह सोशल भी काफ़ी एक्टिव हैं, मीन्स के वेलफेयर का काम भी करते हैं और साथ फ्रीलांसिंग भी करते हैं, ठीक है। अब हम इनसे पूछते हैं कि फ्रीलांसिंग का जो है जर्नी या क्लाइंट्स किस तरह बनाए जाते हैं और स्किल्स कौन सी होनी चाहिए आपके पास, तो इस पर भाई बताना है आपने। सारे बंदे डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बताएं कि फ्रीलांसिंग अगर किसी ने करनी है, पैसे अर्न करने हैं, तो वो कब से शुरू कर सकता है, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए और कैसे हासिल करनी है, बताओ शायद। अच्छा सर, इसमें मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है और मौज का काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी फिर वो इस बारे में गाइड कर देगा। तो देखा जाए तो फ्रीलांसिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि आप लोगों के पास कोई ऐसी स्किल हो जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में अगर आप 26 बैच की बात करते हैं या 25 बैच की बात करते हैं, तो उनको ऐसा स्किल्स तो नहीं होती कि वो आपको टॉप एंड प्रोजेक्ट्स बना के दे दें या AIDS के कोई प्रोजेक्ट्स दे दें, वो तो वो नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि कंटेंट राइटिंग वगैरह ये चीज़ें होती हैं जो कि वो उस टाइम भी कर सकते हैं, और एक दो और चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं अपनी बेसिकली बात करूँ तो मैंने जो 2-3 या चलें 3-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनसे जो मैंने अर्निंग किया तो वो किस तरह की है, वो सिंपली यही बात थी कि यार आपने ना, अब अगर फाइवर की आपने जिस तरह बात की, तो फाइवर पे होती हैं गिग्स। तो गिग्स में बेसिकली सीन ये है ना कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करो ना जिनकी गिग्स में ना मतलब क्वांटिटी कम है फाइवर पे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मशीन लर्निंग रिलेटेड गिग बनाते हैं, तो उसमें पहले ही इतने ज़्यादा आपके पास लोग बैठे हुए हैं मशीन लर्निंग की इंडस्ट्री में कि आपकी गिग को रैंक होने में या आपकी गिग पे आपको ऑर्डर आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, और मतलब काफ़ी आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, गिग इतनी अच्छी बनी होनी चाहिए कि आपको ऑर्डर आए, ठीक है। इसके अलावा बहुत मुश्किल होता है, और उस पे टॉप एंड क्या कहते हैं, टॉप रेटेड भी होते हैं, लेवल 2 भी होते हैं, लेवल 1 भी होते हैं, और आप न्यू सेलर होते हो, तो इसमें फिर ये बहुत मसला आता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऐसी स्किल को प्रेफर करते हो जिस तरह बिग डाटा है, उसमें भी काफ़ी हैं, लेकिन उसमें रिलेटिवली मशीन लर्निंग से काफ़ी कम है। काम आप दोनों कर सकते होगे, मशीन लर्निंग का भी काम कर सकते होगे, बिग डाटा का भी कर सकते होगे, लेकिन आपने प्रेफर उस वाली को करना है जो कि आपको ज़्यादा काम ला के दे सकती है। क्यों मुआज साहब, वो कहते हैं पहले स्किल होनी चाहिए फिर पैसा बंदा अर्न कर सकता है, तो अपना कोई जर्नी बताएं, कोई मोटिवेशन बच्चों को कुछ। सर उससे रिलेटेड बच्चों को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले 4 सेमेस्टर ना आप पैसे के पीछे ना भागो, आप अपने ग्रेड्स लो, आप अपना GPA सिक्योर करो। उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि कल को बेशक MS नहीं भी करना, कम से कम वो एक थ्रेशोल्ड जो है GPA का, वो आपका रीच होना चाहिए, अगली सीढ़ी आपकी क्लियर होनी चाहिए, कल को आप करना चाहो आप कर सको। 4 सेमेस्टर अपना GPA मेंटेन करें, उसके बाद चौथे सेमेस्टर के बाद यहाँ पे अगर डाटा साइंस या AI कर रहे हैं ना, तो इसका एक एक सब्जेक्ट आगे इंडस्ट्री में एक एक फील्ड रिप्रेजेंट करी है। अगर हम वेयर हाउस एंड पावर BI या इस टाइप का कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो इसकी एक प्रॉपर इंडस्ट्री में जॉब है। उसके बाद आपको ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जिसमें आप फिर ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस इंटरेस्ट के मुताबिक फिर मार्केट में देखो सैचुरेशन कितनी है। हमेशा वो फ्रीलांसिंग के लिए वो चीज़ चूज़ करो जिसमें सैचुरेशन मार्केट की कम है, ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। उसके बाद सर फाइवर की या अपवर की जो जर्नी है, ये बहुत टाइम लेती है। ये आप गिग बना लोगे, आपको 3-3, 4-4 महीने किसी बंदे का शायद मैसेज भी ना आए। किस्मत आपकी अच्छी हो, लक इस पे बहुत डिपेंड करती है, किस्मत आपकी अच्छी हो, क्या पता आपको पहले दिन ही ऑर्डर मिल जाए। तो ये है कि इस चीज़ से भी डिसहार्ट नहीं होना। मैं अपनी अगर बात करूँ तो 4 महीने मैंने भी गिग बनाई, 4 महीने मुझे भी किसी बंदे का मैसेज भी नहीं आया। लेकिन उसके बाद ये है कि एक ऑर्डर लग जाए, 2 ऑर्डर लग जाए, आपकी गिग पे रिव्यूज आ जाएं, थोड़ा सा आप लेवल 1 की तरफ जाने लग जाते हैं। उसके बाद यह है कि स्किल कहाँ से सीखी थी आपने और लोगों को क्या मशवरा देते हैं? सर स्किल से रिलेटेड ये है कि यूनिवर्सिटी आपको जो कोर्सेज पढ़ा रही है ना, उसमें वो जेनेरिक चीज़ें तो सारी कवर कर रही है। फास्ट से रिलेटेड मेरे से जब अगर कोई पूछता है ना कि फास्ट ने मुझे क्या सिखाया है, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि फास्ट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं काम कर सकता हूँ।
गुड। फास्ट ने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाई है कि आज रात को अगर कोई असाइनमेंट की सबमिशन है मैंने अभी तक नहीं की, तो मेरे अंदर ये चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि मैं घर जाके भी ना अगर बैठूंगा तो मैं उसको कर लूंगा। गुड। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर फास्ट लेके आई है। क्यों भाई, आपको फास्ट ने क्या सिखाया शायद, या कुछ एक बात को करने चाहें तो? सर मैं ये कहता हूँ कि फास्ट ने तो बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब देखें जिस तरह आप ये बात करते हैं, जिस तरह मौज ने बात की, तो मैं वो बात करना चाह रहा था कि किस तरह आप लोग अर्न कर सकते हैं। मतलब अब अगर 4th सेमेस्टर कर चुके हैं और मतलब नीड्स होती हैं काफ़ी लोगों की कि यार वो अपने एंड से अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें वो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आप कोर्सेज पढ़ते हैं ना, मतलब जिस तरह मौज ने बोला हर कोर्स के आगे इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट आएगा या हर कोर्स की इंडस्ट्री में जॉब है, तो आपको उस कोर्स की ना बेसिक्स पता होनी चाहिए। मतलब आपको अगर बेसिक्स आती हैं ना, तो कोई भी अगर आपको उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड रीच आउट करेगा ना, तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि यार ये मैं इस तरह से करूँगा। बाकी करना आपने ये मैं प्रेफर करता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन आपने ये है कि स्क्रैच से नहीं करनी। अब ऐसा दौर आ गया है कि एआई काफ़ी आपको हेल्प करता है, फ्री टूल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, काफ़ी कुछ है जो आप आराम सुकून से भी 2-3 घंटे में ऐसा प्रोजेक्ट बना के दे सकते हो, जिससे आप आराम सुकून से 15 to 20,000 रुपीज़ भी अर्न कर सकते हो। लेकिन उतनी बेसिक्स आनी चाहिए ताकि आप अगले को बता दो, क्लाइंट को बता सको कि पाइपलाइन को पता चल जाए कि आपको पाइपलाइन क्या होगी, उसको पता हो कि ये काम किस तरह करके। यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मुआ साहब को भी और आपको भी, क्योंकि बड़े आप लीड मैनेजमेंट और ये इन दोनों को भी ऑफिसर सबको बनाने का होगा ना, हर बंदे एक पिलर होता है ना उसका। ये आपने रायक की टीम को बुलाया हुआ है आज। हाँ जी, Yes, sir. तो ये वेलफेयर का काम भी बड़ा करते हैं। अच्छा मुआज भाई, इससे कितना बंदे को इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है इस काम करने से, और आपने क्यों शुरू किया था, इसकी कोई स्टोरी है? सर इससे रिलेटेड मैंने तो जब काम स्टार्ट किया था, मैट्रिक क्लियर हुई, कोविड का दौर था, तो काफ़ी मतलब बहुत लोगों की जॉब्स गई, काफ़ी सारे केसेस इस तरह के आए कि जिसमें मतलब अंदर से होता था कि काश मैं कोई चीज़ कर सकता। उस वक्त पे ये काम स्टार्ट किया। आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 6 साल हो गए हैं हम ये काम कर रहे हैं। कम्युनिटी इतनी डेवलप हो गया है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इनर सेटिस्फेक्शन की सर जहाँ तक बात है वो तो बहुत मिलती है। मतलब मैं शायद आज यहाँ पे अगर खड़ा हुआ हूँ तो मैं उन लोगों की दुआओं से खड़ा हूँ, बड़ी बात, वरना मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह आप तो बैठे हुए हो शादर भाई आप बताएं अपना कि आप कब से उनको ज्वाइन किया था और आपने क्यों वेलफेयर का काम किया, लोगों को क्यों? सर मौज से मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था हम लोगों का जब 2nd सेमेस्टर था, तो यूजुअली हमारा इंटरेक्शन होता, क्योंकि इसका मेरा सेक्शन डिफरेंट है ना, मेरा ए सेक्शन है, इसका डी सेक्शन है। अच्छा है हम दोनों डेटा साइंस के, तो ये तो दोनों मेरे क्लासमेट्स हैं ए सेक्शन के। अच्छा, तो इससे मेरा तब इंटरेक्शन हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मेरी और इसकी क्लास सेम हुई थी 3rd सेमेस्टर में, हम FOM में थे। ऐसा ही है, उससे पहले समीउल्लाह भी है हमारी क्लास में एक मेंबर, तो उसके थ्रू, क्योंकि समी इसके स्कूल का दोस्त था और समी मेरी क्लास का है, तो ऐसे हमारी इंटरेक्शन हुई थी। फर्स्ट ग्रुप बन गया। अच्छा, तो जब मैंने FOMS के साथ पढ़ी थी ना, तो तब ये लोग कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे थे ना, मतलब क्या बनाया, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। तब मौज मेरे ख्याल में टेन्योर इसका स्टार्ट हुआ था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रायक। तो इसने 1-2 वो किए, तो मैंने कहा यार आई आल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। ठीक है, तो मौज ने बोला यार व्हाई नॉट, तो इसने मुझे बोला गया ठीक है तुम भी आ जाओ ना। तो मैं इसकी मैनेजमेंट टीम में आ गया। तब मैं एज एन ऑफिसर आया, फिर मैंने एक पूरा साल एज एन ऑफिसर काम किया, पूरा साल मतलब रायक को दिया, और उसके बाद फिर इसने मुझे हेड पे प्रमोट किया, फिर मैं हेड आया, फिर अब मैं लीड मैनेजमेंट हूँ। राय हक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखें हर बंदे की ना ज़रूरियात होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि किसी बंदे ने अपनी बेटी की शादी करवानी है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो ऐसे भी लोग होते हैं ना यार, जो कि सफ़ेद पोश होते हैं, वो नहीं बताना चाह रहे होते अपनी कंडीशन। तो ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रीच आउट कर सकते हैं हम लोग, उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और उसको हम लोग फंड्स वगैरह वो सब ला कर देते होते हैं कि इन दैट सेंस। बारकल्लाहु फीकुम यार, बड़ा ज़बरदस्त अमेजिंग वर्क किया। जज़ाकल्लाह सर, ये तो हमारा और अल्लाह ताला का ताल्लुक है और उसी से हम लोग इसका अजर दे दी, ये आपको सदका जारिया भी है। आमीन सर। तो अच्छा यार, आप लोगों से बहुत थोड़ी बात हुई है, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो आपके? कम्युनिटी सर्विस सोसाइटी कभी है, वो भी वेलफेयर सोसाइटी है। अच्छा यार, कुछ और आप समझते हो अब्दुर्रहमान साहब, या कुछ आप इनपुट दे सकते हो कि कोई आपके बारे में? देखो 23 बैच भी है, 24 बैच भी है, 25 बैच भी है, 3 बैचेस आपके अलावा पढ़ रहे हैं ना अभी, तो उनके लिए कुछ कहना चाहें आप कि ऐसी बातें जो करने से किसी का भला हो जाए, शायद कोई आपको दुआई दे बैठा, सदका जारी बन जाए हैं? सर कोर्सेज तो क्लियर हो जाते हैं, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपको खुद करने चाहिए। ठीक है। और दूसरा
यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के अलावा साइड प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंदा प्रोजेक्ट्स करता है तो बंदे को काम आता है और वही काम आगे आपका इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो अच्छा जी, शबान साहब कुछ कहना चाहेंगे? सर बस जो जूनियर्स होते हैं या 23 बैच, तो फिर अब वो भी 24 बैच 25 बैच जब आए, या जब इनको मतलब इनको ये फील हो कि मतलब इनके कम नंबर आ रहे हैं या चीज़ें नहीं मैनेज हो रही, बस ये मेहनत करते जाएं नहीं तो 23 बैच का तो अभी 7वां सेमेस्टर शुरू होने लगा है, तो आप कह रहे हैं नए बच्चे आ रहे हैं। 24-25 उनको तो 25 बैच के लिए तो ठीक है ना, 25 बैच के अगर जी बस सर मेहनत करते रहे, प्रोजेक्ट करते रहे जो शुरू और जो पहले दूसरे सेमेस्टर में होते हैं ना, वो आप असाइनमेंट्स आपने फुल कोशिश करनी है, आपने खुद से करनी है। चैट जीपीटी वरना 1 सेकंड में आपको कोड लिख देगा, लेकिन पहले सेमेस्टर के लिए सर वो बिल्कुल भी अच्छा समझ गया। कंक्लूडिंग रिमार्क्स बताओ भाई शहज़ाद। सर मैं बस यही कहूंगा कि मेन ऑडियंसेस में आपकी मेरे ख्याल में जो न्यू बैच है वही है, जो भी बच्चे आए हैं वही है, ऐसा ही है सर। ऐसा भी है, लेकिन 23 वाले भी कुछ 24 वाले स्पेशली रन कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि यार कभी भी ना आप लोगों ने ना अपना बिहेवियर वाइज डिफरेंट नहीं होना। ये नहीं कि आप जो है वो पढ़ाई को इतनी वैल्यू कर रहे हो कि यार आपने दोस्तों को समझ नहीं रहे हो, किसी अपने टीचर को मतलब किसी को कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है। अगर आप ये चीजें कर लोगे ना तो आपकी एक यूनिवर्सिटी लाइफ है अहेड ऑफ यू। आप पहले सेमेस्टर में घबरा कर दोस्तों को डिचे मारते हो, डिच आप एकेडमिकली तो चले जाओगे ऊपर। ये कह रहा हूं ना कि आप तकब्बुर नहीं करना आपने, आप घबरा कर जो है वो दोस्तों को गोलियां करवाते हो, मतलब कि उनको मिस करवा देते हो, कहीं बुलाते हैं आप नहीं, मतलब आप बस अपनी वो एकेडमिकली आपने अगर उनसे 4 साल गुजारने हैं तो आप उस तरह भी देखो, प्रोफेशनल रहे यानी और सिंसियर रहे। आप एट द टाइम ऑफ स्टडी जब टीचर पढ़ा रहे हैं आप फोकस करो, आप टीचर के सारे कॉन्सेप्ट्स लो। आफ्टर दैट आप उनको भी टाइम दो, क्योंकि वो भी आपके मेंबर्स हैं। आप घर जाओ, बाकी घर जाके काम करो। हम सारे कनेक्टेड हैं सर, सेकंड थर्ड सेमेस्टर से हम साथ हैं, पूरी कम्युनिटी है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह जीपीए में डिक्लाइन नहीं आया और जीपीए में इंक्रीज ही आया। मुझे हम साथ हुए नहीं, और प्लस मुझे एक बात बताए ना कि आपकी कम्युनिटी है जिस तरह, और भी आप कौन सी क्या कहते थे, फास्ट कम्युनिटी सर्विस सोसाइटी, तो उसमें ज्वाइन करने का प्रेसिडेंट है। हाँ, तरीका क्या ज्वाइन करने का? सर तरीकाकार तो इसी तरह से होता है कि हर फॉल सेमेस्टर के स्टार्ट में इसका किए जाते हैं, इंडक्शन होती है। अच्छा फिर ये काटे सर। अच्छा, इंडक्शन किए जाते हैं, फिर आगे क्या होता है? इंडक्शन की जाती है तो उस पे मेंबर्स आते हैं, इंटरव्यूज होते हैं। मतलब सोसाइटी ज्वाइन करने का मैं यही कहूँगा बच्चों को कि करनी चाहिए सोसाइटी ज्वाइन। ठीक है, इससे उनका एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो फुलफिल हो जाता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। मुझे यूनिवर्सिटी आके पहले साल में किसी ने ये चीज़ें नहीं बताई थी, लेकिन मैं अगर अभी कोई बच्चा आता है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सोसाइटीज में जॉब। आपको रीच आउट करना हो, कोई मशवरा लेने के लिए कोई स्टूडेंट रीच आउट करता है तो कैसे करे? ईमेल रीच आउट करना हो, इंस्टाग्राम हमारा ईमेल सर मेंशन कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, आप उसमें भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर देंगे। बड़े मैसेज आएंगे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर नहीं तो बस ईमेल इंस्टाग्राम का जो डाल देंगे फॉलोअर बढ़ जाएंगे। इंस्टाग्राम नहीं करिएगा, लिंक्डइन कर देंगे। पे एक्चुअली मैं काफी डिफरेंट चीजों में बिजी होता हूं। लिंक्डइन का कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, इनको मैंने डीएलडी की लैब पढ़ाई थी, और जो मेरा चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसके पीछे भी एक स्टोरी थी कि मैंने क्यों शुरू किया और कैसे किया। ये मुआज़ साहब हैं और इनको मैंने खैर तो सबको मैंने प्रोजेक्ट दिया था डिजिटल ऑडियो डिज़ाइन का, लैब का, तो नहीं हो रहा था स्टूडेंट से। फिर मेरे पास एक ग्रुप आया, उसको मैंने समझाया कैसे करना है। फिर ये आ गए लोग, इनको समझाया, तो मैंने मुआज़ को बोला कि यार आप ना अपने क्लासमेट्स को बता दो कि ये प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे, तो इवन आप हार्डवेयर पर वो चीज़ें बना भी ले तो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिक नहीं भी बनती तो उसी लॉजिक से आप चला लें प्रोजेक्ट ना। तो इसने मुझे बोला कि सर इसकी वीडियो बना देना आप। अब मे भी इसने सोचा हो कि भाई क्लासरूम पर वीडियो बना के डाल दें या कुछ भी इसके माइंड में, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल पहले का था, 1 साल पहले मैंने क्रिएट किया था, लेकिन तब मेरे माइंड में आया कि वीडियो बनानी है, चले तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देता हूँ। तो फिर मैंने वहां से पहली वीडियो डिजिटल ऑडियो डिजाइन का प्रोजेक्ट था, उससे पहले एक थी वो C++, वो पुरानी है वो, लेकिन वो किसी को पब्लिक मैंने नहीं की थी। स्टूडेंट को भी मैंने बताया था कि भाई वो वीडियो आप देखें। तो मेन जो पहली वीडियो पब्लिश मैंने की कि यूट्यूब के लिए सिंपल, ठीक है ना, तो वो ये थी। मुआज़ भाई को इसका क्रेडिट जाता है। खैर इनको भी नहीं पता था कि चैनल बनेगा। क्लैपिंग करें भाई इनके लिए। थैंक यू मुआज़ भाई, अल्लाह आपको अजर दे। तो उसके बाद कंटिन्यूटी जरा भी दे दें, कंटिन्यूटी फिर रहेगी। आप थोड़ा जैसे इनको बता सके कि आप अब बीइंग फैकल्टी मेंबर पढ़ाते भी हैं बच्चों को, हर लेक्चर के लिए आपको खुद भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके साथ आप ये चीज़ें सारी कैसे मैनेज करें?
जी मैं अपना बता देता हूँ कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ, क्योंकि मैं फास्ट में 2011 से हूँ और बिलीव मी मोर देन 18 डिफरेंट लैब्स मैंने कंडक्ट किए हैं अपने इस जर्नी में। और लास्ट सेमेस्टर में भी मुझे एक डिफरेंट कोर्स मिला, पहली दफ़ा मिला कोर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैंने मेहनत की और 100 वीडियोस यूट्यूब पे डाली। यानी ये नहीं है कि मैं वीडियो पहले बनाता था, पहले मैं क्लास में पढ़ाता था, बच्चे क्वेश्चंस करते थे, फिर मैं देखता था अच्छा इसमें कौन सा एस्पेक्ट है जो कि मैं कवर और भी कर सकता हूँ ना, और मैं देखता भी था यूट्यूब के बाकी लोगों ने इस टॉपिक को कैसे कवर किया। तो एक तो मैं ये सर्च करता हूँ, दूसरा साथ क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ यूट्यूब भी करना और भी मल्टीपल, ज़ाहिर है अब मेरी फैमिली है, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी टाइम देना, तो सैक्रिफाइसेस इसमें होती हैं कि जब आपने चीज़ें सेट करनी होती है, भाई ये प्रेफरेंस में नंबर 1 है, इसको मैंने सबसे पहले करना है, उसके बाद फिर टाइम बचा तो फिर ये करना है, उसके बाद टाइम बचा तो ये करना है। तो अगर आप फोकस है ना, इधर उधर की चीज़ें भी करें, आप दोस्तों के साथ भी यानी गपशप लगाएं आप, लेकिन जो टास्क एट हैंड है ना उसको आपने पहले करना है। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि तब ही आप कर सकते हैं। अगर आप डिले करेंगे फास्ट में भी रह कर ना, एज अ स्टूडेंट भी अगर आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे ना कि बाद में कर लूंगा भाई, इसके टाइम आ जाएगा, मैं कल कर लूंगा, इसी वजह से कहते हैं कि जब ये असाइनमेंट लॉन्च होती है ना, असाइनमेंट जब भी लॉन्च हो तो सबसे पहले वो करें, ये ना देखें कि शाजर पहले करेगा बाद में उससे कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ठीक है ऐसे लोग कर रहे होते हैं या चैट जीपीटी को दे रहे होते हैं। तो मैं कहूँगा रीड करना स्टार्ट करें, और जो ही आपको फील हो कि यार इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ है ना, जस्ट आस्क योर टीचर। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट किया कि टीचर स्टूडेंट का बड़ा गैप है। ये मेरे स्टूडेंट बैठे हैं ना, कितने टीचरों से ये पढ़े हैं माशाल्लाह, लेकिन टीचर को नहीं बताएंगे, मुझे आगे बता देंगे। भाई ऐसा ना करें आप, कोई भी स्टूडेंट होता है ना वो टीचर के पास जाए, नहीं बताता वो टीचर बिजी है, टीए के पास जाएं, सीनियर से पूछें, इससे आप बड़ा कुछ सीखते हो। और फास्ट आपको टाइम लर्न का बड़ा सिखाती है, प्रेशर मैनेजमेंट, लोड मैनेजमेंट। तो जो बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा यार, वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, दोस्तों से पूछें और फैकल्टी से पूछें, तो ये करें। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इतने जोगा मैं नहीं था कि अल्लाह ने मुझे एक शऊर दिया, और मैं भी अपना टाइम पहले ज़ाया करता था टू बी ऑनेस्ट के फास्ट में चैनल से पहले मैं अपना टाइम दोस्तों में, अभी कितने लोग हैं, हम कैफे में जाते हैं घंटा दो घंटे खाना खाते हैं, खाने में और गपशप लगाने में लगा देते हैं। अभी भी जाएंगे ना। सर फ़खर के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि यार जब हम लोग कोल पढ़े थे ना, तो कोल में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि क्लास में वो समझ नहीं आती थी, क्योंकि एक अजीब सा कोर्स है, तो वो क्लास में समझ नहीं आता था इजीली ना। तो हमने सर फ़खर से रिक्वेस्ट की कि यार सर फ़खर चलें, आप इतने काबिल हैं तो आप हमारे लिए एक ना कोल की वीडियो ही बना दें कि हमें स्टैक्स वगैरह प्रोसीजर समझ नहीं आ रहे और ये वो। तब आई डोंट थिंक कि सर फ़खर को कोल से इतनी जान पहचान थी। सर डीएलडी पढ़ा रहे थे, तो कोल इन्होंने कभी पढ़ाया नहीं था, ना कभी पढ़ा होगा। तो इन्होंने फिर उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की और प्रॉपर उसके बारे में फ्रॉम क्लास में लेक्चर लिए और नोट टेकिंग की, फ्रॉम स्क्रैच लर्न किया। ये देखें, आप डेडिकेशन देखें सर फ़खर, नोट्स भी बनाए, नोट्स टेकिंग की, क्लास में प्रॉपर उस चीज को अपने माइंड में लाए और फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाई। और वो वीडियो एक बार देखने के बाद हम सब के फाइनल में उस चीज में सबसे ज्यादा के सर आप फास्ट के बच्चों के लिए, फास्ट के अब जो कोल है उसकी कोई रिसोर्सेज नहीं है यूट्यूब पे, आप कहीं से भी नहीं पढ़ सकते। वो एक अजीब सा कोर्स है और 2-3 बार क्लियर नहीं होता। जी बड़ा मेहरबानी आपकी यार, कैमरामैन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पता नहीं कितना सब्र के साथ उसने कैमरे के लिए कैजुअल गुफ्तगू हमारी थी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। काफी क्वेश्चन रह भी वैसे गया टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने प्लान किए हुए थे, लेकिन ये है कि ये सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। इसका 3.7 है, मुआज का भी 3.5 से ऊपर है, 3.8 प्लस होगा। अच्छा मेडलिस्ट है सर हम। अच्छा माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। आप ये तो बता। तो इनको बुलाने का मकसद ये था, ये भी फास्ट के स्टूडेंट। कुछ लोग कहते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, ना नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। इवन प्री मेडिकल पे मेडल। हाँ अच्छा, प्री मेडिकल होते हुए प्रोग्राम में टॉपर है माशाल्लाह और जबरदस्त ग्रेड्स हैं। प्री मेडिकल मैं समझ गया हूँ, एडिशनल मैथ में तो किया था ना यार। इसने आके भी मेडिकल। तो डिसअपॉइंट ना हो ना जिंदगी में, जब भी आप ना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं करेंगे ना, आप ग्रो नहीं कर सकते। क्या 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 ऐसा ही है, ऐसा ही। अगर आप कहेंगे हर बनी बनाई चीज आपके पास आ जाए, घर में बना बनाया खाना मिल जाता है, अम्मी देती है आपको, ठीक है, ऐसा ही है या सिस्टर देती है, लेकिन ये है कि यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कुछ बनाना पड़ेगा, तभी आप स्टैंड आउट कर पाएंगे, आपकी वैल्यू बनेगी। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने इतने पेशेंस से देखा, और इनका लोगों का बड़ा शुक्रिया यार। ये जो सर ने बात की है, इसी में मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो ना यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो आप समझ जाओ कि यार आप जो है ना सही पाथ पे जा रहे हो। सही बात, मुझे रीच आउट करो। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, अस्सलाम वालेकुम।